नमस्कार दोस्तों। मुंशी प्रेमचंद जी का अमर उपन्यास गबन भाग 20 शुरू होता है। ये कहकर देवीदीन फिर हंसा। ये इतना हंसी, इतना प्रसन्नचित्त था कि रमा को आश्चर्य हो रहा था। बेबात की बात पर हंसता था। जिस बात पर और लोग रोते हैं उस पर उसे हंसी आती थी। किसी जवान को भी रमा ने वो हंसते न देखा था। इतनी ही देर में उसने अपनी सारी जीवन कथा कह सुनाई। कितने ही लतीफ़े बकाए थे। मालूम होता था रमा में वर्षों की मुलाकात है। रमा को भी अपने विषय में एक मनगढ़ंत कथा कहनी पड़ी। देवीदीन, तो तुम भी घर से भाग आए हो? समझ गया, घर में झगड़ा हुआ होगा। ये कहती होगी मेरे पास गहने नहीं, मेरा नगेब बन गया। ग्राम बहू में पड़ती न होगी। उनका कलह सुन सुन जी उबड़ा हो गया होगा। रमानाथ, हाँ बाबा, बात यही है। तुम कैसे जान गए? देवीदीन, हम कर बीना, ये बड़ा भारी काम है भैया। इसे देनी की खोपड़ी पर जनाया जाता है। अभी लड़के वाले तो नहीं है ना? रमानाथ, नहीं, अभी तो नहीं है। देवीदीन, छोटे भाई भी होंगे? रमा विस्मित होकर बोला, हुआ दादा, ठीक कहते हो। तुमने कैसे जाना? देवीदीन फिर ठहाका मारकर बोला, ये सब कर्मों का खेल है। ससुराल धनी होगी, क्यों? रमानाथ, हो दादा, है तो। देवीदीन, मगर हिम्मत न होगी? रमानाथ, बहु ठीक कहते हैं दादा, बड़े कम हिम्मत है। जब से विवाह हुआ अपनी लड़की तक की तो बुलाया नहीं। देवीदीन, समझ गया मैचा, यही दुनिया का दस्तूर है। बेटे के लिए कहो चोरी करे, भीख मांगे, बेटी के लिए घर में कुछ है ही नहीं। 3 दिन से रमा की नींद न बाई थी। दिन भर रुपये के लिए मारा मारा फिरता, रात भर चिंता में पहारा करता रहता। इस वक्त बातें करते करते उसे नींद आ गई। गर्दन झुकाकर झपकी लेने लगा। देवीदीन ने तुरंत अपनी गठरी खोली, उसमें से एक दरी निकाली, पीर लखन पर बिछाकर बोला, तुम यहाँ बकर लेटी रही, मैं तुम्हारी जगह पर बैठ जाता है। रमा लेट रहा। देवीदीन बार बार उसे स्नेह भरी आंखों से देखता था, मानो उसका पुत्र कहीं परदेश से लौटा है। जब रमा सीढ़ियों में झमझम नीचे उतर रहा था, उस वक्त जालपा को इसकी जरा भी शंका न हुई कि वो घर से भागा जा रहा है। पत्र तो उसने पढ़ ही लिया था। जी ऐसा झुंझुना रहा था कि नौकर रमा की खूब खरी भरी सुनाऊं, मुझसे ये छल कपट। पर एक ही क्षण में उसके भाव बदल गए। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है सरकारी रुपए खर्च कर डाले हों? यही बात है, उनके ये सर्राफ को दिए होंगे। उस दिन रतन की देने के लिए शायद वे सरकारी रुपये उठा लाए थे। ये सोचकर उसे फिर क्रोध आया। ये मुझसे इतना पर्दा क्यों करते हैं? क्यों मुझसे बढ़ बढ़कर बातें करते थे? क्या मैं इतना भी नहीं जानती कि संसार में अमीर गरीब दोनों ही होते हैं? क्या सभी खियां बहनी में लदी रहती हैं? गहने न पहनना क्या कोई पाप है? जब और ज़रूरी कामों में रुपये बचते हैं तो गहने भी बन जाते हैं। पेट और तन काटकर चोरी या बेईमानी करके तो गहने नहीं पहने जाते। क्या उन्होंने मुझे ऐसी गई गुजरी समझ लिया? उसने सोचा, रमा अपने कमरे में होगा, चलकर पूछती हूँ कौन में गहने मांगते हैं। परिस्थिति की भयंकरता का अनुमान करके क्रोध की जगह उसके मन में भय का संचार हुआ। वो बड़ी तेजी से नीचे उतरी। उसे विश्वास था वो नीचे बैठे हुए इंतजार कर रहे होंगे। कमरे में आई तो उनका पता न था। साइकिल रखी हुई थी। तुरंत दरवाजे से झांका, सड़क पर भी नहीं। कहाँ जाने गए हैं लड़के? दोनों पहले स्कूल चले गए थे। किसको भेजें कि जाकर उन्हें बुला लाए? उसके हृदय में एक अज्ञात संजय अंकुरित हुआ। फौरन ऊपर गई, गले का हार और हाथ का कंगन उतारकर आंचल में बांधा, फिर नीचे उतरी। सड़क पर आकर एक तांगा लिया और कोचवान से बोली, चुंगी कचहरी। वो पछता रही थी कि मैं इतनी देर बैठी क्यों रही, क्यों न गहने उतारकर तुरंत के दिए। रास्ते में वो दोनों तरफ बड़े ध्यान से देखती जाती थी। क्या इतनी जल्द इतनी दूर निकल आए? आप देर हो जाने के कारण वो भी आज तांगे ही पर गए हैं, नहीं तो बीच तब जरूर मिल गए होते। तांगे वाले ने बोली, क्यों जी, अभी तुमने किसी बाबूजी को तांगे पर जाते देखा? तांगे वाले ने कहा, हाँ माई जी, एक बाबू अभी इधर ही में गए हैं। जालपा को कुछ ढारस हो, रमा के पहुंचते पहुंचते वो भी पहुंच आएगी। कोचवान में बार बार तेज करने को कहनी। जब वो दफ्तर पहुंची तो 11 बज गए थे। कचहरी में सैकड़ों आदमी इधर उधर दौड़ रहे थे। किससे पूछती, न जाने वो कहाँ बैठते हैं। सहसा एक चपरासी दिखलाई दिया। जालपा ने उसे बुलाकर कहा, मुनो जी, जरा बड़े बाबू रमानाथ को तो बुला लाना। चपरासी बोला, उन्हीं को बुलाने तो जा रहा है, बड़े बाबू ने भेजा है। आप क्या उनके घर ही में आई हैं? जालपा, हाँ मैं तो घर ही में जा रही हूँ, अभी 10 मिनट हुए हैं वो घर से चले हैं। चपरानी, यहाँ तो नहीं आए? जालपा बड़े असमंजस में पड़ी। वो यहाँ भी नहीं आए, रास्ते में भी नहीं मिले, तो फिर गए कहाँ?
उसका दिल बांसों उछलने लगा, आंखें भर भर आने लगी। वहां बड़े बाबू के सिवा वो और किसी को न जानती थी। उनसे बोलने का अवसर कभी न पड़ा था, पर इस समय उसका संकोच हो गया। भय के सामने मन के और सभी भाव दब जाते हैं। चपरासी में बोली, जरा बड़े बाबू से कह दो। नहीं, चलो मैं ही चलती हूँ, बड़े बाबू से कुछ बातें करनी है। जालपा का रौब ढंग और रंग ढंग देखकर चपरासी रौब में आ गया। उल्टे पांव बड़े बाबू के कमरे की ओर चला। जालपा उसके पीछे पीछे होली। बड़े बाबू खबर पाते ही तुरंत बाहर निकल आए। जालपा ने कदम आगे बढ़ाकर कहा, क्षमा कीजिए बाबूजी, आपको कष्ट हुआ। वो 15-20 मिनट हुए हैं घर से चले हैं, क्या अभी तक यहाँ नहीं आए? रमेश, अच्छा आप ही हैं रमानाथ? अभी तो यहाँ नहीं आए, मगर दफ्तर के वक्त सैर सपाटे करने की तो उनकी आदत न थी। जालपा ने चपरासी की ओर ताकते हुए कहा, मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहती हूँ। रमेश, तो चलो अंदर बैठो, यहाँ कब तक खड़ी रहोगी? मुझे आश्चर्य है कि वो गए कहाँ, वहीं बैठे शतरंज खेल रहे होंगे। जालपा, नहीं बाबूजी, मुझे ऐसा भय हो रहा है कि वो कहीं और न चले गए हों। अभी 10 मिनट हुए हैं उन्होंने मेरे नाम एक पुर्जा लिखा था, जेब से निकालकर। जी हाँ, देखिए वो पुर्जा मौजूद है। आप उन पर कृपा रखते हैं तो कोई परवाह नहीं, उनके जिम्मे कुछ सरकारी रुपये तो नहीं निकलते? रमेश ने विस्मित होकर कहा, स्त्री, उन्होंने तुमसे कुछ नहीं कहा? जालपा, कुछ नहीं, इस विषय में कभी एक शब्द भी नहीं कहा। रमेश, कुछ समझ में नहीं आता। आज उन्हें 300 रुपये जमा करने हैं। परसों की आमदनी उन्होंने जमा नहीं की थी। नोट थे, जेब में डालकर चल दिए। बाजार में किसी ने नोट निकाल लिए होंगे। मुस्कुराकर, किसी और देवी की पूजा तो नहीं करते? जालपा का मुख लज्जा से नत ही गया। बोली, अगर वो ऐब होता तो आप भी उस इल्जाम में न बचते। जेब से किसी ने निकाल लिए होंगे, मारे शर्म के मुझसे कहा न होगा। मुझसे जरा भी बहा होता तो तुरंत रुपये निकालकर दे देती, इसमें बात ही क्या थी? रमेश ने अविश्वास के भाव से पूछा, क्या घर में रुपये हैं? जालपा ने निशंक होकर कहा, 300 महिए ना, मैं अभी लिए बाती हूँ। रमेश, अगर वो घर आ गए हों तो भेज देना। जालपा आकर होड़ी पर बैठी और कोचवान में चौक चलने को कहा। उसने अपना हार बेच डालने का निश्चय कर लिया। यूं तो उसकी कई सहेलियां थीं जिनसे उसे रुपये मिल सकते थे। खियों में बहारा होता है, पुरुषों की भांति उनकी मित्रता केवल पान पत्ती तक ही समाप्त नहीं होती, मगर अवसर नहीं था। सर्राफा में पहुंचकर वो सोचने लगी, किस दुकान पर जाऊं? भय हो रहा था कहीं ठगी न जाऊं। इस सिरे से उस सिरे तक चक्कर लगा आई, किसी दुकान पर जाने की हिम्मत न पड़ी। उधर वक्त भी निकला जाता था। आखिर एक दुकान पर एक बूढ़े सर्राफ को देखकर उसका संकोच कम हुआ। सर्राफ का पाप था। जालपा की शिक्षा और हिचक देखकर समझ गया, जबड़ा शिकार फंसा। जालपा ने हार दिखाकर कहा, क्या आप इसे ले सकते हैं? सर्राफ ने हार को इधर उधर देखकर कहा, मुझे 4 पैसे की गुंजाइश होगी तो क्यों न ले लूंगा, माल चोखा नहीं है। जालपा, तुम्हें लेना है इसलिए माल चोखा नहीं है, बेचना होता तो चोखा होता। कितने में लोगे? सर्राफ, आप ही कह दीजिए। सर्राफ ने 350 दाम लगाए और बढ़ते बढ़ते 400 तक पहुंचा। जालपा को देर हो रही थी, रुपये लिए और चल खड़ी हुई। जिस हार को उसने इतने चाव से खरीदा था, जिसकी अभिलाषा उसे बाल्यकाल में ही उत्पन्न हो गई थी, उसे आज आधे दामों बेचकर उसे जरा भी दुख नहीं हो रहा था, बल्कि गर्वमय हर्ष का अनुभव हो रहा था। जिस वक्त रमा को मालूम होगा कि उसने रुपये दे दिए हैं, उन्हें कितना आनंद होगा। कहीं दफ्तर पहुंच गए हों तो बड़ा मजा ही। ये सोचती हुई वो फिर दफ्तर पहुंची। रमेश बाबू उसे देखते हुए बोले, क्या हुआ, घर पर मिले? जालपा, क्या अभी तक यहाँ नहीं आए? घर पर तो नहीं गए? ये कहते हुए उसने नोटों का पुलिया मेज पर बढ़ा दिया। रमेश बाबू नोटों को गिनकर बोले, ठीक है, मगर वो अब तक कहाँ है? अगर थाना आती, एक खत लिख देते। मैं तो बड़े संकट में पड़ा हुआ था, तुम बड़े वक्त में आ गई। इस वक्त तुम्हारी सूझबूझ देखकर मेरा जी खुश हो गया। यही सच्ची देवियों का धर्म है। जालपा फिर तांगे पर बैठकर घर चली तो उसे मालूम हो रहा था कि वो कुछ ऊंची हो गई है। शरीर में एक विचित्र स्फूर्ति दौड़ रही थी। उसे विश्वास था वो जाकर चिंतित बैठे होंगे। वो जाकर पहले उन्हें खूब आए हाथों लेगी और खूब लज्जित करने के बाद ये हाल कहेगी। लेकिन जब घर में पहुंची तो रमानाथ का कहीं पता न था। जागेश्वरी ने पूछा, कहाँ चली गई थी इस धूप में? जालपा, एक काम से चली गई थी। आज उन्होंने भोजन नहीं किया, न जाने कहाँ चले गए हैं। जागेश्वरी, दफ्तर गए होंगे। जालपा, नहीं दफ्तर नहीं गए, यहाँ से एक चपरासी पुर्जा आया था। ये कहती हुई वो ऊपर चली गई, बचे हुए रुपये संदूक में रखे और पंखा झलने लगी। मारी गर्मी के देह झुकाई जा रही थी, लेकिन आंखें द्वार की ओर लगे थे। अभी तक उसे इसकी जरा भी शंका न थी कि रमा ने विदेश की राह ली है। 4 बजे तक तो जालपा को विशेष चिंता न हुई।
लेकिन ज्यों-ज्यों दिन ढलने लगा उनकी चिंता बढ़ने लगी। आखिर वो सबसे ऊंची छत पर चढ़ गई, हालांकि उसके जीर्ण होने के कारण कोई ऊपर नहीं जाता था, और वहां चारों तरफ दौड़ाई, लेकिन रमा किसी तरफ से आता दिखाई न दिया। जब संध्या हो गई और रमा घर न आया तो जालपा का जी घबराने लगा। कहाँ चले गए वो? दफ्तर से घर आए बिना कहीं बाहर न जाते थे। अगर किसी मित्र के घर होते तो क्या अब तक ना लौटते? मालूम नहीं जेब में कुंडा है भी या नहीं। बेचारे दिन भर में न जाने कहाँ भटक रहे होंगे। वो फिर पछताने लगी कि उनका पत्र पढ़ते ही उसने क्यों न गहर निकाल कर दे दिया, क्यों दुविधा में पड़ गई। बेचारे शर्म के मारे घर जाते होंगे, कहाँ जाए, किससे पूछे। निराश हो गई तो उससे न रहा गया। सोचा शायद रतन में कुछ पता चले। उसके बंगले पर गई तो मालूम हुआ आज तो वो इधर आए ही नहीं। जालपा ने उन सभी पार्कों और मैदानों की छान डाला जहां रमा के साथ वो अधिकतर घूमने जाया करती थी, और 9 बजते बजते निराश लौट आई। जब तक उसने अपने आंसुओं को रोका था, लेकिन घर में कदम रखते ही जब उसे मालूम